जय हिंद। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्लोब के बारे में चर्चा किया था, लेयर्स ऑफ अर्थ, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट था उस प्रीवियस लेक्चर का। यदि आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और शुभम सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, उनके वीडियो का भी लिंक है, ठीक ना। तो लिंक दे दिया गया है, बाकी आप वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे, और प्रेशर बेल्ट को समझेंगे, जो कि आज का मुख्य टॉपिक होने वाला है। मतलब मेन चीज़ वही है, प्रेशर बेल्ट, ठीक ना। तो समझते हैं। सबसे पहले हम ग्लोब का ढांचा बनाना चाहेंगे, तो कुछ हम लोग का इस तरह से जो है ग्लोब है, ठीक ना। नीचे का हम लोग नहीं बना रहे, नीचे का, ठीक ना। इसको अगर ऐसे कर दें अगर हम, तो बीच में जो है 0 डिग्री यहाँ पे है, और बीच में जो है 0 डिग्री यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। 0 डिग्री के बाद जो है यहाँ से एक लाइन सीधी आई हुई है, नीचे भी अगर यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक ना। और एक लेटी हुई, ठीक ना, लेटी हुई लाइन इस ग्लोब को, जैसे मैंने ग्लोब को 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। यहाँ पे आगे अगर हम बढ़ेंगे साथियों तो 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ऐसे करके आएगा, ठीक ना। यहाँ पे भी बढ़ेंगे तो ऊपर जो है 30 डिग्री नॉर्थ, चूँकि ऊपर की तरफ मैंने बता भी रखा है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ, ठीक ना। तो 30 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक ना। ऐसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो लेटी हुई जो लाइन है, जो ग्लोब को हमारे, जो पृथ्वी को हमारे लगभग 2 भागों में विभक्त करती है, 2 भागों में बांटती है, इसी को कहते हैं क्या, तो लैटिट्यूड, ठीक ना। और इस लाइन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्चुअली में क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है हमारे ग्लोब पे, मतलब इन लाइन की क्या आवश्यकता है। तो इन लाइंस के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को टू द पॉइंट एकदम दर्शा सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद इसका जो है डिफेंस सिस्टम में बहुत ही मायने है। जैसे किसी देश पे अगर मिसाइल छोड़ना है, ठीक ना, तो टू द पॉइंट एकदम मिसाइल छोड़ा जा सकता है, अगर उस देश का हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है तो, ठीक ना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर पता है तो हम मिसाइल एकदम टू द पॉइंट एकदम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है 30 डिग्री जो है, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरफ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक देश है जिसका नाम, जिसे हम ब्रिटिश आइल कहते हैं, ब्रिटिश आइल, ठीक ना, ब्रिटिश आइल, जिसे हम यूके के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। यूके के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यूके में कितने देश आते हैं साथियों, तो यूके में यानी कि इस ब्रिटिश आइल में 4 देश आते हैं। कौन कौन सा, तो नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है इंग्लैंड, उसके बाद आ जाता है वेल्स, और उसके बाद आ जाता है स्कॉटलैंड, ठीक ना। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे इस ब्रिटिश में यहाँ पे एक लेबोरेटरी है, जिस लेबोरेटरी का नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है, ग्रीनविच। इस लेबोरेटरी से ही यह लाइन जो है पास करता है, और इसलिए इस लाइन को GMT कहते हैं, ठीक ना, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड की बात करें तो यह जो है समय चलता है, ये इसी का समय जो है लागू होता है, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम
ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक ना। उसके बाद हम लोग का भी है यहाँ पे, कहाँ पे, तो 82 डिग्री, 82 डिग्री ईस्ट से हम लोग का भी यानी कि इंडिया का भी, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो कि कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के, भारत के कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये मिर्ज़ापुर से जो है गुजरता है, ठीक ना। प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम बात करें, देखिए, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ साउथ, और ये जो इंग्लैंड वाले थे, जो अंग्रेज थे, इधर की तरफ चले थे, तो इस साइड को ठीक ना ईस्टर्न कंट्री यानी कि ईस्ट बोला जाता है, ठीक ना। इधर जो है ईस्ट, इधर जो है वेस्ट, ठीक ना। ऊपर जो है नॉर्थ और नीचे जो है साउथ, ठीक ना। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो यह किस दिशा में है, इसका लोकेशन अगर हम पूछें तो क्या होगा, तो ऊपर है, चूंकि ऊपर है तो नॉर्थ, और इधर है यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से इधर है, तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हम लोग का जो वर्ल्ड में लोकेशन है, वो लोकेशन जो है वर्ल्ड में क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट है, क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट। अगला सवाल यह बनता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो भारत के कितने राज्य से, तो भारत के 5 राज्यों से होकर के यह गुजरती है, ठीक ना। इस पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैंने बता दिया, लेटी हुई, चूंकि यह लेटी हुई है, हॉरिजेंटल है, तो यह क्या है, तो लैटिट्यूड है, ठीक ना। और लैटिट्यूड, उसके बाद यह क्या है, तो लॉन्गिट्यूड, चूंकि लंबा है ये, ठीक ना, तो ऐसे करके लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, याद करने का तरीका, ठीक ना। तो इसी से जो है देश का विभाजन किया जाता है, देशों का जो है विभाजन किस लाइन के द्वारा किया जाता है, तो इस लाइन से, यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम वाला जो लाइन है, जो 0 डिग्री से पास कर रहा है, ठीक ना, लंबवत जो पास कर रहा है, ठीक ना, इसी से। तो इसे जो है इस हिंदी में बात करें तो इसे जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखा, और इसे जो है अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक ना, अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक ना। तो देशांतर हो गया, अक्षांश हो गया, ठीक ना। हमने जो है IST की भी बात कर ली, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडिया का फैलाव देखें, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंड कितना किया है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंड कितना किया है, इस चीज को अगर हम देखें तो इंडिया, ठीक ना, लगभग इस तरीके से है, ठीक ना, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक ना, मैप नॉट ऑन स्केल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। तो अगर मैं इंडिया का एक्सपेंड देखूं यानी कि फैलाव देखूं तो कितना होगा, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल फैलाव और लैटिट्यूडनल फैलाव लगभग जो है 30 डिग्री का फैलाव है, 30 डिग्री का फैलाव है, ठीक ना, 30 डिग्री का फैलाव है, लगभग अबाउट 30 डिग्री का जो है एक्सपेंड किया है दोनों तरफ से, ठीक ना। तो इस 30 डिग्री का वाकई में मतलब क्या है, ठीक ना, इसका मतलब क्या है 30 डिग्री का, अभी मैं बताऊंगा, ठीक ना। एक चीज और जान लेते हैं हम लोग, अभी डिस्कस किए ही हैं कि 82.5 डिग्री पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है चलता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है यह जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, ठीक ना, कितना आगे है, तो 5.5 घंटा, ठीक ना, 1/2 आवर्स, ठीक ना। ये इतना घंटा जो है, इतना आवर्स जो है हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है क्या है, आगे है, किसी से, तो GMT से, ठीक ना। IST जो है, IST का जो समय है वह 5.5 घंटा आगे है, ठीक ना। 5.5 घंटा आगे होने का मतलब क्या है कि अगर जो है यहाँ पे इंग्लैंड में 12 बजेंगे रात को, ठीक ना, अगर जो है इंग्लैंड में रात को 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या होगा समय, तो इंडिया में जो है
5 हो गया होगा, यानी कि भोर हो गया होगा, मॉर्निंग हो गया होगा, ठीक ना। तो यही जो है मायने है इसका। उसके बाद इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका जो एक्सपेंड है, जो फैलाव है 30 डिग्री का है, इसका आखिर में क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश पे, ठीक ना। तो एक बात बताइए कि जो ग्लोब है, हम लोग का जो पृथ्वी है, यह जो है 24 घंटे में 360 अंश का चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पे, ठीक ना। इसके बारे में चर्चा हुई है, ठीक ना। वन डे यानी कि एक दिन, यानी कि 12 घंटा रात 12 घंटा दिन जो है 24 आवर में, ठीक ना, एक पूरा रोटेट कर जाता है अपने अक्ष पे, यानी कि 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पे जो है 360 डिग्री का कोण होता है, तो अपने बिंदु पे अगर पूरा घूम जाएगा, ठीक ना, तो 360 डिग्री घूम गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें कि 1 आवर में कितना घूमेगा, तो 360 में अगर हम जो है 24 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितने बच जाएगा, 1 और कितना 6 और 6 12 20 5 बार, ठीक ना। यानी कि 1 आवर में 15 डिग्री 1 आवर में 15 डिग्री 1 आवर में 15 डिग्री आ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब कि हम लोग का जो भारत का एक्सपेंड है, फैलाव है, 30 डिग्री का है, ठीक ना। 30 डिग्री का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फैलाव 30 डिग्री का। तो ये बताइए कि 15 यहाँ पे 15 1 आवर में 15 डिग्री घूम रहा है हम लोग का अर्थ। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो समय होगा ना, यहाँ पे जो समय होगा, समय का डिफरेंस होगा, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो वेस्ट और ईस्ट का जो समय डिफरेंस होगा वह 2 आवर का होगा। समझ पा रहे हैं कैसे क्योंकि 1 आवर में 15 डिग्री, तो यहाँ पे तो 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, 30 डिग्री का फैलाव है, तो 1 आवर 15, तो यानी कि 15 यहाँ पे और 15 आगे, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक का अगर समय का डिफरेंस जो है वह क्या है, तो 2 घंटे का समय का डिफरेंस है। यानी कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे 4 बजेंगे, ठीक ना, यहाँ पे अगर शाम का 4 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, चूंकि शाम का समय है, ठीक ना, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, यानी कि पूरब इधर से निकलता है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे शाम हो रहा है, ठीक ना, तो 2 घंटा इधर, यानी कि इधर उजाला होगा, सॉरी, अगर यहाँ पे शाम का 4 बज रहा है तो 2 घंटा यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। तो ये सारी बात थी। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है हम लोग के एक्सपेंड होने का, 30 डिग्री का फैलाव होने का मतलब क्या है, तो 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। ये अच्छा सवाल था, ठीक ना। उसके बाद जो है ये भी हो सकता है कि हम लोग का इंडिया में टाइम जोन एक ही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या इससे सब मैनेज हो जाता है क्या? तो शुरुआत में साथियों बहुत दिक्कत हुई, लेकिन जो है जो इधर के जो राज्य हैं, ठीक ना, इधर के जो राज्य हैं या जो साउथ के राज्य हैं, ठीक ना, इनको भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अपने अपने राज्य जो है अपने अकॉर्डिंग सब मतलब समझौता करके काम बना लिए हैं। काम बनाने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 2 घंटा पहले सुबह हो जाता है, जैसे अगर यहाँ पे 2 घंटा पहले सुबह हो जाता है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे अगर 6 बजेगा, 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ पे अगर 6 बजे सूर्य उदय हो जा रहा है, तो यहाँ पे 8 बजे सूर्य उदय होगा, ठीक ना, समझ पा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ के इधर के जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं या ईस्टर्न जो राज्य हैं, वो क्या करते हैं कि अपना जो ऑफिस वगैरह का टाइम है या स्कूल का टाइम है वो पहले ही कर देंगे, जैसे 7 बजे कर देंगे और उधर जाके जल्दी छोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अंधेरा उधर होगा जल्दी, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है राज्य अपना कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का एक ही अब तक जो है एक ही टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक ना, जो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर के गुजरता है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम लोग प्रेशर बेल्ट, जो मुख्य मेन टॉपिक है आज का, प्रेशर बेल्ट, उसको समझते हैं, ठीक ना।
उसके बाद जो है यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, हमने डिस्कस कर लिया है। एक चीज़ और रह रहा है, ये जो डिग्री हमने कहा ना डिग्री, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तभी तो 30 पे आता होगा। तो एक डिग्री जो है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। एक डिग्री जो है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ये बात ध्यान देंगे, ठीक ना। एक डिग्री जो है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ लिए, हम लोग जो है लोकेशन ऑफ इंडिया यानी कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें इस चीज़ को भी समझ लिए, ठीक ना। इक्वेटर जो है इक्वेटर, इसकी जो लेंथ है वो कितना है, तो 4075 किलोमीटर जो है इस इक्वेटर का लेंथ है। 4075 किलोमीटर इक्वेटर का जो लेंथ है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं हम लोग, तो प्रेशर बेल्ट इसको मिटा दें, उसके बाद हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर बेल्ट जो है इसको देख लेते हैं, बाकी सब। तो प्रेशर बेल्ट के लिए हमको फिर एक बार फिर बनाना पड़ेगा ग्लोब, यानी कि स्फेरिकल टाइप का, लगभग गोल हो गया है, हाँ ठीक है। तो हम सभी जानते हैं बीच में इक्वेटर है, जो पृथ्वी को जो है लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोल्स है, पोल्स ध्रुव, ठीक ना। तो पोल्स चूंकि यह नीचे है तो यह साउथ पोल्स होगा, और यहाँ पे पोल्स जो है कौन सा पोल्स होगा, तो नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल, ठीक ना, नॉर्थ पोल, ठीक है। इक्वेटर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेल्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले प्रेशर बेल्ट, ठीक ना, प्रेशर बेल्ट और ट्रेड विंड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसे जो है क्या कहते हैं, तो इक्विटोरल जोन बोला जाता है, इक्विटोरल जोन। उसके बाद 30 डिग्री हम लोग नीचे यानी कि 30 डिग्री साउथ आएंगे, तो यहाँ पे एक और बेल्ट पाया जाएगा, एक और बेल्ट होगा, ठीक ना, एक और बेल्ट होगा। उस बेल्ट को जो है सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग का बेल्ट है यहाँ पे, ठीक ना, एक और बेल्ट इसको जो है, और यहाँ पे जो है एक और बेल्ट है ऐसे करके, ठीक ना। तो इसे जो है पोलर बेल्ट, सब पोलर बेल्ट बोला जाता है, और इसे जो है पोलर बेल्ट बोला जाता है, पोलर बेल्ट, ठीक ना। ऊपर भी ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री मैं एक बार चेक करना चाहूँगा कि मेरा जो वीडियो बन रहा है या सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे जो है 60 डिग्री साउथ के साथ यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यह सब पोलर बेल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ से मतलब नीचे जो है एकदम यहाँ पे 90 डिग्री है, इस बेल्ट को जो है क्या बोलते हैं, तो पोलर बेल्ट बोला जाता है, ठीक ना, पोलर बेल्ट। यहाँ पे जो है 30 डिग्री पे
30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद एक और बेल्ट, ठीक है, एक और बेल्ट 30 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे जो है 90 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। एक्चुअल मीनिंग क्या है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लो प्रेशर है तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से लो प्रेशर होगा, ठीक ना। और जो पोल्स पे जो है पोल्स पे क्या होता है, तो पोल्स पे जो है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक ना। तो प्रेशर वाली बेल्ट्स की प्रेशर वाले ये सब बेल्ट्स है, इनको जानना जरूरी था। तो कौन कौन से बेल्ट्स हैं, नाम क्या है इनके, तो देखिए ये पोलर बेल्ट्स हैं, क्या है, पोलर बेल्ट, ठीक ना। उसके बाद यह इक्वेटोरियल बेल्ट है, ठीक ना। उसके बाद जो है इस वाले क्षेत्र को जो है ट्रॉपिकल क्षेत्र बोला जाता है, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक ना, ट्रॉपिकल एरिया। उसके बाद जो है पोलर बेल्ट यह है, उसके बाद सब पोलर बेल्ट ये है, ठीक ना। यहाँ पे जो है इसकी बात करें तो यह कौन सा है, तो यह जो है सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक ना, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है सब पोलर बेल्ट, ठीक ना। आप लोग कह रहे होंगे कि क्या ये पोलर ट्रॉपिकल लगा रखे हैं, ठीक ना। तो अभी समझ में आ जाएगा क्या है ये, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, ठीक ना। तो लो प्रेशर का मतलब क्या है, एक्चुअली में हम प्रेशर का फॉर्मूला भी तो जानते हैं फिजिक्स के। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स अपॉन में एरिया, दाब जिसे कहते हैं वो प्रेशर, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक ना। यानी कि अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ऊपर से कोई चीज़ जो है दबा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, दाब लगा रहा होगा, ठीक ना। और कौन सी चीज़, तो इधर सब जो है विंड है, विंड यानी कि हवा, ट्रेड विंड बहती है, तो हवा का जो दाब है ना, इस वाले जहाँ पे मैंने हाई प्रेशर लिखा है, इस वाले बेल्ट पे जो है हवा का जो दाब है, हवा का जो प्रेशर है वह अधिक पड़ता है, ठीक ना। लो प्रेशर का मतलब क्या है, लो प्रेशर यानी कि जो है इक्वेटोरियल जोन में यानी कि जो इक्वेटर के पास जो जोन है इक्वेटोरियल जोन, यहाँ पे जो है लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर का मतलब कि यहाँ पे जो है हवा का प्रेशर नहीं होगा, हवा सब ऊपर चला जाएगा, हवा सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे, पुराने ज़माने के जो महाराजा थे, तो जब वह सैर पे जाते थे, यानी कि जब वह इधर समुद्र रहा होगा, ठीक ना कहीं हमेशा हम लोग जानते भी हैं कि 71% भाग पानी है, तो समुद्र में जब वो जहाज लेकर के जाते थे राजा महाराजा या जो ट्रेडर्स लोग होते थे, व्यापारी जो लोग होते थे, ठीक ना। तो पहली बात ये कि उनका जो नाव हुआ करता था वह पताका से चलता था, पताका यानी कि जो कपड़ा, बड़ा सा कपड़ा बांध के हवा जिस दिशा में बहती थी उस दिशा की ओर उनका नाव जो है चलता जाता था, ठीक ना। तो वे लोग अपने नाव पे घोड़ा लेकर के चलते थे। घोड़ा क्यों, क्योंकि जब भी उनका जो है समुद्र से जब उतरेंगे तो घोड़े से मतलब सवारी करने में, ट्रेवलिंग करने में आसानी होगा, इसलिए जो है वो घोड़ा लेकर के चलते थे। तो जब वो इस वाले हाई प्रेशर वाले बेल्ट पे जब वो आते थे, ठीक ना, हाई प्रेशर वाले बेल्ट पे जब उनका नाव आता था, ठीक ना, तो जब वे हाई प्रेशर पे आते थे तो उनको ऐसा एहसास होता था कि उनका जो घोड़ा है वह अधिक खा लिया क्या, मतलब क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है, हाई प्रेशर, ठीक ना। या तो एक ही जगह की बात कर रहे हैं हम, दोनों जगह पे हाई प्रेशर है, इसलिए मैंने दोनों को ठीक किया है, ठीक ना। तो घोड़ा जो है मतलब वो लोग सोचते थे ये
क्या हम लोग का जो घोड़ा है वह अधिक चारा खा लिया क्या? सोचिए। तो अब वो क्या करे भाई, क्योंकि नाव आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जो हल्की होगी, बहुत भारी होगी, तो वो तैर नहीं पाएगी, ठीक ना। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट हो, तो उसको अगर हम नहीं ध्यान देंगे, आगे चलेंगे, तो वो लोग क्या करते थे कि उस होर्स को ना, घोड़े घोड़े जो उनके पास होते थे, उस होर्स को पानी में उतार देते थे। पानी में उतार देते थे तो घोड़ा जो है तैरता 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 बेचारा किनारे किनारे पे पहुंच जाता था। इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट, इस वजह से इस प्रेशर बेल्ट को हॉर्स बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। हॉर्स बेल्ट, पेपर का प्रश्न है ये। हॉर्स बेल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। हॉर्स बेल्ट के नाम से इस बेल्ट को जानते हैं। किस बेल्ट को? तो आंसर आएगा कि विच इज द बेल्ट इज आल्सो नोन एज हॉर्स बेल्ट। तो क्या होगा? सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक ना। उसके बाद मैंने अभी बताया मैंने कि लो प्रेशर यानी कि इक्वेटोरल जोन की बात करें, इक्वेटोरल जोन, यहाँ पे लो प्रेशर आता था, तो इनकी नाव जब यहाँ पे आती थी, लो प्रेशर का मतलब मैं तो समझा दिया कि हवा जो है ऊपर उठ जाता था, लो प्रेशर का मतलब, ठीक ना। तो लो प्रेशर यानी कि जब हवा ऊपर उठ जाता था, तो यहाँ इन ट्रेडर्स की, इन व्यापारियों की जो नाव होती थी, इधर उधर लगती थी मचलने, इधर उधर एक ही जगह पे आसपास ऐसे करके, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे हवा था नहीं, ठीक ना। यानी कि इस वजह से इस इक्वेटोरल बेल्ट को डोल्ड्रम कहा गया है। डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। डोल्ड्रम का हिंदी मीनिंग असमंजस की स्थिति, ठीक ना, असमंजस की स्थिति, यानी कि ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो असमंजस यानी कि डोल्ड्रम क्यों कहा गया? क्योंकि वही नाव जो है बढ़ ही नहीं रहा था, एक ही जगह पे चक्कर काट रहा है, ठीक ना। तो फिर किसी ना किसी तरीके से वो लोग क्या करते थे, इस बेल्ट को पार करते थे, ठीक है साथियों। तो डोल्ड्रम इंपॉर्टेंट है, हॉर्स बेल्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी लो प्रेशर, हाई प्रेशर ये कैसे होता था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना। इक्वेटोरल जोन है, यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि जो पोल है हम लोग का, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल्स में जो है ना हाई प्रेशर आता है। हाई प्रेशर का मतलब वहाँ पे हवा का प्रेशर, दबाव रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या रह गया, तो विंड्स की बात कर लेते हैं, ट्रेड विंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक ना। ये बताइए कि हवा जो लो प्रेशर वाले बेल्ट है, मान लीजिए कि हम इक्वेटोरल जोन को ही ले रहे हैं, हवा ऊपर चला गया, एक्चुअली में हवा जो है कहाँ से आया साथियों? तो जो हवा ऊपर जा रहा है वह हवा कहीं से ना कहीं से आया ही होगा, यानी कहीं से ना कहीं से आया होगा का मतलब क्या है, हम इसको जो है जानते हैं, इसको जो है किचन रूम का जो फैन होता है उससे समझ सकते हैं, का मतलब जो है किचन रूम में अगर हम लोग का फैन लगा होता है, फैन जो है हवा फेंकता है, एक्चुअली में क्या होता है कि वह किचन में जो खाना बन रहा है, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, हवा, ठीक ना, एयर जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना, उसी एयर को एयर फैन तो बाहर निकाल रहा है ना। यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इक्वेटोरल जोन है, यहाँ की जो हवा जो है ऊपर चली गई लो प्रेशर की वजह से, यह जो हवा जो थी जो ऊपर चली गई, ये कहाँ से आई होंगी? तो यहाँ से आई होंगी, ठीक ना, यहाँ से आई होंगी, इधर से आई होंगी, और यही हवा जा करके ऊपर चली गई। यानी कि मैं ये समझाना चाहता कि इधर से हवा आई और ऊपर उठ गई, आई और ऊपर उठ गई, इसी को फेरल साइकिल कहा जाता है। ध्यान देंगे, फेरल साइकिल कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि इधर का हवा आया और यहाँ से ऊपर उठ गया, ठीक ना, ऊपर उठ गया,
तो डोलड्रम ये बन गया, उसके बाद होर्स बेल्ट बता ही दिए, ठीक ना। तो एक और चीज समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि इधर से जो हवा आई क्या यह सीधी आई क्या, सीधी आई क्या, तो आंसर है नहीं। कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस फोर्स नाम तो सुने ही होंगे फिजिक्स अगर पढ़े होंगे तो। कोरियोलिस फोर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह जो है राइट हैंड की तरफ कार्य करता है, राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ, किधर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और वही कोरियोलिस फोर्स साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ कार्य करता है, समझ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ कार्य करता है। तो ये जो हवा आ रही थी, ये जो हवा आ रही थी, यह जो हवा कैसे जाएंगी अब, तो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर, यहाँ से क्या हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक ना, LHS यानी कि राइट हैंड साइड होकर के जाएंगी, घूमते हुए जाएंगी ये हवा, ठीक ना। अपने ग्लोब की बात कर हो रही है यहाँ पे, अपने ग्लोब, जिस ग्लोब पे हम लोग रहते हैं, ठीक ना, हवा का जादू बता रहा हूँ। तो ये हवा इस तरफ जाएंगी, समझ रहे हैं ना, इस तरफ, इधर से आने वाली हवा इस तरफ जाएंगी। क्यों, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक ना। उसके तरफ, उसके बाद जो है ये हवा चली गई, और जब ये हवा आपस में मिलेंगी, ये हवा जब आपस में मिलेंगी, ये हवा जब आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, ये हवा जब आपस में मिलेंगी यानी कि कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज करना यानी कि मिलना, ठीक ना, कन्वर्ज करना यानी कि मिलना। तो इसी को जो है, इसी को जो है क्या, जब ये हवा आपस में मिलती है तो इसी को जो है इंटर 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 ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। शॉर्ट में इसी को ITCZ कहा जाता है, ठीक ना। अगर कोई भी बच्चा वह यूपीएससी या स्टेट PCS की अगर तैयारी, ठीक ना, किया होगा तो उसे जो है ITCZ पढ़ाया गया होगा या पढ़ा होगा वो। अगर वह नहीं पढ़ा है तो मतलब प्रिपरेशन अधूरा है, उसने कुछ छोड़ दिया है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट चीज तो मस्ट होता है ये पढ़ना। तो ITCZ क्या है, क्यों कहा जाता है, तो ट्रॉपिकल, ठीक ना। ये ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहाँ से आया, हमने बता दिया ना, मिलने को कन्वर्जेंस कहा जाता है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, तो इसी को तो ट्रॉपिकल कहते हैं, इस वाले एरिया को ट्रॉपिकल कहा जाता है, ठीक ना, इस वाले एरिया को ट्रॉपिकल कहा जाता है, ठीक ना। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ठीक ना। उसके बाद जो है इधर की हवा इधर चलेंगी, इधर, ठीक ना, या यहाँ की तो हवा आ गई, ये हाई प्रेशर है, ठीक ना, तो हाई प्रेशर से जो है इधर की तरफ चलेंगी। हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हवा नहीं जाएंगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हवा ही नहीं है, ऊपर उठ गया ना, ये वाली हवा इधर की तरफ चलेंगी, इधर की तरफ चलेंगी, ठीक ना, ये वाला इधर की तरफ चलेंगे। उसके बाद ये वाला इधर की तरफ, ठीक ना, पोल्स के तरफ से जो हवा आएंगी इधर की तरफ आएंगी, ठीक ना, और ये वाली हवा जो है इधर की तरफ आएंगी, ठीक ना। तो ये सब रहा प्रेशर बेल्ट और ट्रेड विंड्स का कहानी, ठीक ना। उसके बाद जो है ITCZ बता दिया, डोलड्रम बता दिया, और अब कुछ नहीं रह गया है इस सेशन में। और करंट अफेयर्स के सवाल हैं 2 ठे, ठीक ना, 2 ठे ही लाया हूँ आज। क्यों, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से 2 करंट अफेयर्स ही मुझे इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने 2 करंट अफेयर्स ही लिया है, ठीक ना। पहला करंट अफेयर्स यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना को 5वीं बार नियुक्त किया गया है, ठीक ना। 5वीं बार यानी कि 5वें कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की
पूर्व प्रधानमंत्री भी थी, फिर से उनको नियुक्त कर दिया गया है 5वें कार्यकाल के लिए। उसके बाद रघुराम अय्यर जो है, रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक, ठीक ना, भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। कौन? तो रघुराम अय्यर, रघुराम अय्यर जो है भारतीय ओलंपिक संघ के, ठीक ना, नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। और ये रहा आज का प्यारा सा लेक्चर। आई होप कि आपको प्यारा लगा होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।